गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए थर्ड ईयर होम साइंस के बच्चों को भोजन एवं पोषण का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ। आज हम शुरू करेंगे पोषक तत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर और कुछ डेफिनेशंस भी समझाएंगे। भोजन, पहले हम पोषक तत्वों की बात करते हैं। भोजन में अनेक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा, शरीर को उष्णता यानी गर्मी एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं। ये रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को हम पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पोषक तत्व को हमने 6 वर्गों में विभाजित किया गया। पहले हैं कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, दूसरे वसा यानी फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा खनिज लवण या मिनरल सॉल्ट्स, पांचवा विटामिन और छठा जल यानी वाटर। जल में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहता है, परंतु यह शरीर की सभी क्रियाओं को करने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए जल को भी पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें ये सारे 6 पोषक तत्व किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं पथ्यापथ्य या डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स क्या होती है? डीएफ टर्नर के अनुसार पथ्यापथ्य यानी डाइटेटिक्स विज्ञान एवं कला का एक सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्ति या समूहों को पोषण तथा आहार व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार उनके विभिन्न आर्थिक स्तर और शारीरिक स्थितियों के अनुरूप भोजन दिया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को हम कुछ भोजन के सिद्धांत के अनुसार, कुछ उनकी शारीरिक जो स्थिति है, आवश्यकता है, उसके अनुसार, कुछ उनके आर्थिक स्तर को देखते हुए जो उनको भोजन दिया जाता है या जो भोजन की प्लानिंग की जाती है वो पथ्यापथ्य या डाइटेटिक्स कहलाती है। रॉबिन्सन और प्राउडफिट के अनुसार पथ्यापथ्य विज्ञान एवं कला का एक मिश्रित रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को विभिन्न आर्थिक या स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार पोषण और व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भोजन दिया जाता है। यानी जैसे कोई मान लीजिए निम्न आर्थिक स्तर में है या किसी के कोई बीमारी है, जैसे स्वास्थ्य की स्थिति है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको उसके अनुसार पोषण देना या उस व्यवस्था के अनुसार जो भोजन दिया जा रहा है उसको हम पथ्यापथ्य या डाइटेटिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत साधारण, स्वस्थ तथा रोगी व्यक्तियों के लिए आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग करना, व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखते हुए भोजन का चुनाव, उसका संग्रह करना, तैयारी और परोसने की कला आदि आते हैं। तो जब हम पथ्यापथ्य के संबंध में ज्ञान की बात करते हैं तो इसके लिए हमें भोजन एवं पोषण के बहुत सारे सिद्धांतों को जानना ज़रूरी है और भोजन किस स्वास्थ्य स्थिति के लिए किस प्रकार का भोजन देना है, किस मात्रा में देना है, ये सब हमारा पथ्यापथ्य यानी डाइटेटिक्स का भाग होता है। अब हम बात करते हैं पाचन। पाचन यानी डाइजेशन। पाचन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है
हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, पाचन संस्थान में पहुंचकर विभिन्न पाचक अंगों के द्वारा और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप टूटकर सबसे सरलतम अणु में बदल जाता है। साथ ही इसका कुछ हिस्सा व्यर्थ और निरुपयोगी पदार्थ के रूप में बदलकर उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। समस्त प्रकार के कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन पाचन के बाद अपने सबसे सूक्ष्म रूप में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कार्बोज टूटकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में तब्दील हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है। पाचन को हम अगर परिभाषित करें तो निम्न रूप में कर पाएंगे। पाचन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने सबसे सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम चाहे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण या जल, हम किसी भी पोषक तत्व जो कि भोजन में सम्मिलित हैं उसको जब ग्रहण करते हैं तो पाचन के द्वारा वह सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब जब पाचन हो गया है तो अवशोषण होना भी ज़रूरी है। तो अब अवशोषण क्या होता है? पाचन के बाद तरल भोज्य तत्व समस्त पौष्टिक तत्वों से परिपूरित होता है। अवशोषण की क्रिया आमाशय तथा छोटी आंत में होती है। कुछ भोज्य तत्वों का अवशोषण आमाशय में ही हो जाता है। आमाशय यानी स्टमक। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर सभी पौष्टिक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। और रक्त नलिकाएं यानी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, अवशोषित भोजन को शरीर के सभी अंगों, ऊतकों एवं कोशों में भोजन पहुँचाने का कार्य करती हैं। अब भोजन अवशोषण के बाद बात आती है चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म। भोजन ग्रहण करने के पश्चात भोजन का पाचन विभिन्न पाचक अंगों की सहायता से होता है। पाचन के फलस्वरूप विभिन्न भोज्य पदार्थ में उपस्थित भोज्य तत्व अपनी सबसे सरलतम इकाई में टूट जाते हैं। जैसे कार्बोज को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, वसा को वसेय अम्ल में। पाचन के बाद इनका अवशोषण रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। रक्त परिसंचरण के दौरान ये पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर आवश्यकता अनुसार उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। भोजन के पाचन एवं अवशोषण के पश्चात होने वाली प्रक्रिया को चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चयापचय के दौरान भोज्य तत्वों के टूटने के साथ साथ नए पदार्थों का भी निर्माण होता है। इस प्रकार चयापचय को अगर हम परिभाषित करें तो शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम चयापचय कहेंगे। चयापचय में दो क्रियाएं होती हैं। पहली, भोज्य पदार्थ के टूटने और विभक्त होने की क्रिया, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाता है, अपचय कहलाता है यानी कैटाबॉलिज्म। दूसरा, शरीर में निर्माणकारी क्रियाओं जैसे मांसपेशी तंतु का निर्माण होना, रक्त का बनना, ग्लाइकोजन का निर्माण, नए पदार्थों के बनने की प्रक्रियाओं को उपचय यानी एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो देखिए, अपचय यानी कैटाबॉलिज्म में टूटने की प्रक्रिया होती है और एनाबॉलिज्म यानी उपचय में जो है निर्माण की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार चयापचय अपचय और उपचय दोनों का सम्मिलित रूप है।
शरीर में उपयुक्त दोनों क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। शारीरिक वृद्धि के समय उपचय निर्माण करने की क्रियाएं अधिक होती हैं तथा टूट फूट के समय अपचय अधिक होती है, परंतु युवावस्था में इन दोनों क्रियाओं का संतुलन बना रहता है। बाल्यावस्था में उपचय यानी निर्माणकारी क्रियाएं ज़्यादा होती हैं और वृद्धावस्था में सबसे कम। तो ये होता है चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, जिसमें उपचय और अपचय दोनों का समागम होता है। अब अंत में हम बात करेंगे आहार विज्ञान एवं पोषण का उद्देश्य। मतलब अगर हम बात करें तो फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस, इसका क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु संतुलित आहार आवश्यक है, इस बात की जानकारी प्राप्त करना। जब हम फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु संतुलित आहार क्या है, इस बात की जानकारी मिलती है। दूसरा है भोजन एवं पोषण का स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है, इन दोनों में हमारा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और स्वास्थ्य, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तीसरा है भोजन हमारे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से किस तरह प्रभावित होता है तथा इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव करता है, इसकी जानकारी होना। जैसे अलग अलग समय में हम अलग अलग भोजन की व्यवस्था होती है। धार्मिक कोई फंक्शन होता है तो अलग टाइप की होती है, अगर कोई सामाजिक फंक्शन है तो एक अलग टाइप का भोजन बनता है, और इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या रिलेशन है ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है। चौथा है शारीरिक मांग के अनुसार संतुलित भोजन के आयोजन में सहायता प्रदान करना ताकि व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके। शारीरिक मांग, अगर आपके शरीर को मांग ज़्यादा प्रोटीन की है, ज़्यादा ग्रोथ होनी है, तो क्या आप संतुलित भोजन में क्या चीज़ किस मात्रा में डालेंगे जिससे आपकी ग्रोथ सही हो। तो इसी तरह के एग्जाम्पल्स के साथ हम आगे फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद अपने ज्ञान बढ़ाकर लोगों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे सकते हैं। पांचवा, आहार द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार करना एवं नियंत्रण करना ताकि व्यक्ति शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा सके तथा स्वास्थ्य लाभ ले सके। तो आपकी जो आहार आप ग्रहण करते हैं उससे कैसे आपके रोगों का उपचार करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे प्रिवेंशन करेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी। छठा, पौष्टिक तत्वों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होना। मतलब जितने भी आपके पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। ये जानकारी प्राप्त करना कि किस भोजन में, किन किन भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं। सातवां, भोजन की आदतों में सुधार हेतु तर्कपूर्ण कारण देकर व्यक्ति को भोजन खाने की आदतों में सुधार लाना। देखिए जैसे आजकल लोग भोजन, यंग जनरेशन की बात करें या बच्चों की बात करें तो उनके स्वाद अलग प्रकार के होते हैं। उनको फास्ट फूड आदि में ज़्यादा रुचि होती है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, इसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है। तो उनको तर्कपूर्ण कारण देना होगा ताकि वो उसका महत्व समझ सकें और भोजन की उनकी जो ये आदत है इसमें थोड़ा सुधार ला सकें। आठवां, रोगी व्यक्ति को उपचारात्मक पोषण के बारे में सही जानकारी देना। जिसको कोई रोग है तो उसको ये बताना, जैसे मान लीजिए कोई डायबिटिक है तो उसको ये बताना कि आपके लिए गेहूं की रोटी उतनी फ़ायदेमंद नहीं है जितनी आपके लिए जौ वाली मिस्सी रोटी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसके बारे में उसको उपचारात्मक पोषण के बारे में सही जानकारी देना भी एक उद्देश्य होता है। नौवां है पाक विधियों का समुचित ज्ञान होना ताकि भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्वों का नाश कम से कम हो। तो पाक विधि बहुत जानना ज़रूरी है और कैसे हम उसमें पौष्टिक तत्वों को बचा सकते हैं। 10वां, भोजन के संग्रह परिरक्षण की पूर्ण जानकारी होना ताकि हम भोजन को प्रिजर्व कर सकें और प्रिजर्व करने के बाद हम उसको समय पर उसका उपयोग कर सकें। इसको कहते हैं परिरक्षण। 11वां, विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था,
बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था में किन किन पौष्टिक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। तो ये हमको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम उनका आहार नियोजन कर सकते हैं और जिस अवस्था में जो भी व्यक्ति है उसको सही आहार देकर उसके स्वास्थ्य लाभ दे सके। 12वां, रोगी की भोजन की विशेष के प्रति जिज्ञासा को शांत करना, परिवर्तित आहार को सेवन करने के लिए प्रेरित करना। जैसे अगर हम बीमार हैं और हमारा मन कर रहा है, बुखार है और हम मन कर रहा है हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, मगर उससे हमारे गले को नुकसान हो सकता है, तो उसकी ये जो जिज्ञासा है या जो खाने की इच्छा है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते, कैसे उसको सही आहार दे करके प्रेरित कर सकते हैं। 13वां, अलग अलग बीमारी की स्थिति में भोजन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करना। मतलब जितनी भी बीमारी हैं उसमें कौन सा भोजन उचित है, कौन सा अनुचित है, उनके कारकों के बारे में जानकारी देना। 14वां, भोजन प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की सही जानकारी प्राप्त होना, कि मतलब सही आपको अगर कोई चीज़ लेनी है तो कौन से पदार्थ में कौन से पोषक तत्व हैं, इसकी सही जानकारी आपको होनी चाहिए। 15वां, अलग अलग संस्कृति, सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक एवं संतुलित आहार का नियोजन करना। तो सारा ज्ञान लेकर के आपका कल्चर का, सोशल का, इकोनॉमिक का सारा ज्ञान लेकर के सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा पौष्टिक संतुलित आहार नियोजन करना, मतलब मील प्लानिंग, बिल्कुल बैलेंस डाइट। और आखिरी है उत्तम पोषण का हमारे स्वास्थ्य, कार्यकुशलता, निपुणता आदि पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी। यानी न्यूट्रिशन से हमारे को, या हम सही भोजन जब ग्रहण करते हैं उससे हमारी हेल्थ, हमारी वर्किंग कंडीशन, हमारी स्किल्स, इन सब पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब की जानकारी भी हमारे उद्देश्यों में आती है। तो ये थे हमारी कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंट्रोडक्शन, जो बेसिक आपका जो चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन का, इसके बारे में एक ब्रीफ तरीके से आपको बताया गया है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप आहार विज्ञान एवं पोषण, जो कि डॉक्टर वृंदा सिंह ने लिखी हैं, आप उस रेफरेंस बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।